जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले तो हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको ईद उल जुहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और कल पूरे देश भर में ईद उल जुहा का त्यौहार है, वो मनाया जाएगा मुस्लिम भाइयों के द्वारा। तो मैं जी न्यूज़ पोर्टल की पूरी टीम की ओर से आप सभी को मुबारकबाद देता हूं। हालांकि कोरोना के चलते बहुत सारे त्यौहार हैं सर, जिनको ना हिंदू मना पाए, ना मुसलमान मना पाए, ना ईसाई मना पाए, ना सिख मना पाए। अपने अपने दायरों में रह कर के और गाइडलाइन के अनुसार ही लोगों ने इन त्योहारों को मनाया है, चाहे कोई सा भी त्यौहार हो। लेकिन कहते हैं कि त्यौहार खुशियों का प्रतीक है और खुशियां घर में भी मिल सकती हैं, परिवार के साथ भी मिल सकती है। तो परिवार के साथ मिलकर के इस त्यौहार को सेलिब्रेट करें, अच्छे से इस त्यौहार को मनाएं। और सरकार ने गाइडलाइन भी इसको लेकर के जारी कर दी है कि मस्जिदों में कोई नमाज़ अदा नहीं होगी, घरों में रह कर के आप नमाज़ अदा करें और अपने परिवार के साथ इस त्यौहार को सेलिब्रेट करें। तो मेरी ओर से एक बार फिर से आप सभी को ईद उल जुहा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारकबाद। अब मैं चाहूँगा सबसे पहले तो हमारे जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ें वो शेयर वाले बटन पर जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आज बहुत सारी खबरें हैं सर, और कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव खबरें हैं जो आपको सुनानी है। प्रदेश स्तर की और भरतपुर संभाग की तमाम खबरें। इन दिनों हमें थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, वरना मेरा विचार था कि मैं जो करौली के एसपी हैं केसर सिंह जी, उनको भी लाइव जोड़ना चाह रहा था, और हमारे जो नगर परिषद के सभापति हैं शिवरतन जी, उनको भी लाइव लेना चाह रहा था। क्योंकि अब मानसून जो है शुरू हो चुका है, बारिश शुरू हो चुकी है और बहुत सारी समस्याएं हैं सर गंगापुर सिटी में जिनका लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो क्या सभापति उनको लेकर के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नहीं जोड़ पा रहे। उम्मीद करते हैं एक दो दिन में हम उनको ज़रूर जोड़ेंगे। और जिस तरह हमारा पहला प्रोग्राम चलता था कि हम अधिकारियों को या जनप्रतिनिधियों को लाइव में जोड़ा करते थे, वो फिर से हम शुरू कर पाएंगे। लेकिन फिर भी आप लोगों की जो शुभकामनाएँ हैं वो हमें लगातार मिल रही हैं। आप लोग लगातार खबरों को शेयर भी कर रहे हैं। पिछले एक दो दिन से जितना भी घटनाक्रम हुआ और उसमें आप लोगों का सबसे बड़ा योगदान ये रहा, जैसे कि सदर थाने में जो महिला मिली थी, उस खबर को जैसे ही पदम जी ने चलाया, आप लोगों ने जम कर के उसको शेयर किया और उसका फ़ायदा ये हुआ कि वो महिला अपने परिजनों को मिल गई। इसी तरह कल्याण प्रजापति की जो लाश मिली थी नहर रोड पर, उसको भी जब पदम जी ने चलाया तो आप लोगों ने जम करके उसको शेयर किया और फिर उसकी शिनाख्त भी समय रहते हो गई। तो आप लोगों का जो सहयोग है, आप लोगों का जो साथ है ना, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है सर। अगर खबर का असर करना है, उसका इम्पैक्ट निकालना है, आउटपुट निकालना है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हर खबर को शेयर किया कीजिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए बैठ जाइए अपने मोबाइल के सामने। और जो दर्शक टीवी पर देखते हैं, स्मार्ट टीवी पर देखते हैं, बहुत सारे दर्शक हैं हमारे जो हमारे इस चैनल को, हमारी खबरों को स्मार्ट टीवी के सामने बैठ करके भी देखते हैं, तो वहाँ एक फ़ायदा ज़रूर होता है कि पूरा परिवार एक साथ बैठ करके और ख़बरों को देख सकता है। भरतपुर संभाग की तमाम खबरें, दिन भर की तमाम अपडेट आपको यहाँ मिल जाती है अनछुए पहलू पर। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों की। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं राज्य स्तर की तमाम बड़ी खबरों से। राज्य सरकार ने क्या कुछ निर्णय आप लोगों के लिए लिए हैं, कौन सी ऐसी खबरें हैं जो सीधी आपसे जुड़ी हुई हैं, कौन सी खबरें ऐसी हैं जिनसे आपको होने वाला है फ़ायदा, जो आपके हित की हैं, यानी जनता के हित की खबरें हैं। तो राज्य स्तर की जो बड़ी खबरें हैं, सबसे पहले हम उनके साथ में आपकी शुरुआत करते हैं अनछुए पहलू की। आज है मंगलवार और तारीख है 20, और देवशयनी एकादशी के रूप में आज इसको मनाया गया था, यानी आज से सो गए देव। और जितने भी मांगलिक कार्यक्रम हैं वो आज से 4 महीने तक के लिए अब रहेंगे बंद। जितने भी शुभ कर्म हैं या मांगलिक कार्यक्रम हैं वो सब अब बंद रहेंगे 4 महीने तक के लिए। आज आखिरी साया है और आज आखिरी शादियां हैं। इसके बाद में 4 महीने तक इन पर ब्रेक लग जाएगा। बहुत सारे काम हैं जो अब रुक जाएंगे 4 महीने के लिए। चलिए तो उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले राज्य स्तर की बड़ी खबरें, राज्य स्तर की तमाम बड़ी ऐसी खबरें जो सीधी आपसे जुड़ी हुई हैं। शेयर करना मत भूलिएगा, लगातार शेयर करते रहें ताकि आपको भी हम ये खबरें बताते रहें और जिनसे जुड़ी हुई हैं उन तक ये खबरें ज़रूर पहुँचें। सीएम गहलोत ने आज प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के अहम बैठक की। लगातार मुद्दे उठाए भी जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा कि साहब कानून व्यवस्था जो है राजस्थान की इस समय वो बिगड़ी हुई है। डीजीपी एमएल लाठर सहित कई पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी थे वो इसमें मौजूद रहे और सभी की समीक्षा की सीएम गहलोत ने कानून व्यवस्था को लेकर के।
लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया है कि चाहे कितनी भी बैठकें सीएम कर लें, लेकिन कानून व्यवस्था जो है वो इस समय पूरे प्रदेश की बिगड़ी हुई है। लूट के मामले हैं या महिलाओं पर अत्याचार के मामले हैं, लगातार उनमें इजाफा हो रहा है। वहीं सत्ता पक्ष का ये कहना है कि हमने एफआईआर अनिवार्य कर दी, यानी एफआईआर लिखना अनिवार्य कर दिया, और इसी के चलते जो है आंकड़े बढ़े हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आज पीसीसी चीफ डोटासरा जी ने, और उन्होंने भी इस बात को कहा कि हाँ, अपराध बढ़े हैं, ये चिंता का विषय ज़रूर है सरकार के लिए, लेकिन अपराध बढ़े नहीं हैं, बल्कि अब एफआईआर दर्ज ज़्यादा होने लगी है, इस वजह से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। एफआईआर दर्ज की अगर आप बात करें तो मैंने तो कल ही बताया था कि जहां एक तरफ सरकार कह रही है कि हमने एफआईआर अनिवार्य कर दी, वहां कई थाने ऐसे हैं जिनमें फरियादियों की फरियाद नहीं सुनी जाती और एफआईआर समय रहते दर्ज ही नहीं की जाती है। तो इन चीज़ों पर भी सरकार को गौर करना पड़ेगा कि सिक्के का सिर्फ एक पहलू ना देखें कि आपने एक आदेश पारित कर दिया कि साहब एफआईआर अनिवार्य कर दी है, लेकिन बहुत सारे थाने ऐसे हैं जिनमें एफआईआर लिखी ही नहीं जाती है और फरियादियों की फरियाद नहीं सुनी जाती है, यानी आंकड़ों को छुपाया जाता है। तो ये गलत बात है। लेकिन सीएम गहलोत ने आज कानून व्यवस्था को लेकर के बैठक की है और दिशा निर्देश दिए हैं पुलिस अधिकारियों को, किस तरह कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाए और किस तरह लोगों की सुरक्षा की जाए। शिक्षा मंत्री और पीसीसी चीफ डोटासरा जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई सवालों के जवाब दिए मीडिया के। सबसे पहले कंप्यूटर शिक्षकों को लेकर के उन्होंने कहा कि कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती है वो जल्द शुरू कर दी जाएगी और उनका कोई भी प्रतिनिधि जब चाहे तब सरकार से आकर के वार्ता कर सकता है, मिल सकता है। बाकी कंप्यूटर शिक्षकों की जो भर्ती है वो जल्द से जल्द इसकी घोषणा कर दी जाएगी। कानून व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि अपराध होना चिंता का विषय ज़रूर है, लेकिन बड़ी घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई भी पुलिस ने की है, बड़े मामलों को पुलिस ने जल्दी सुलझाया भी है। दूसरी बात, अपराध के आंकड़े बढ़ने को लेकर कहा कि एफआईआर अनिवार्य करने से 11% इस्तिगासे के जो मामले हैं उनमें कमी आई है। दरअसल जब हम एफआईआर पुलिस दर्ज नहीं करती है तो कोर्ट की मदद लेते हैं, अदालत की मदद लेते हैं और फिर अदालत के ज़रिए हम एफआईआर दर्ज करवाते हैं। तो पीसीसी चीफ ने कहा कि इन मामलों में अब कमी आई है। पहले जहाँ ये आंकड़ा बढ़ करके 16% था, अब ये रहकर घट करके और 11% रह गए, यानी 5% की कमी आई है। अब कोर्ट के ज़रिए इस्तगासे दर्ज नहीं होते, एफआईआर दर्ज नहीं होती, बल्कि अब अनिवार्य कर दिया गया है एफआईआर दर्ज करना, तो इसमें कमी आई है। इसके अलावा शिक्षकों के लिए भी खुशखबरी है। आज शिक्षा विभाग ने, प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के वेतन के लिए और अन्य मदों के लिए 8 अरब 45 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर दिया है, यानी खाते में ये पैसे डाल दिया गया है ताकि जून से लेकर के और सितंबर तक का जो वेतन है उसका निस्तारण हो सके, और ये पैसा अब डाल दिया गया है। शिक्षकों को समय पर वेतन मिले, अन्य जो खर्चे हैं वो भी समय पर चलते रहे, शिक्षा विभाग के कामों में कोई रुकावट ना आए, इसको लेकर के आज ये बजट जो है, आज ये पैसा जो है वो आवंटित कर दिया गया है। शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे सर? लोग देखते रहना, थोड़ा सा शेयरिंग में कमी करते हो सर आजकल आप लोग। अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो फिर हमारा जो उद्देश्य है ना वो ख़त्म हो जाएगा सर। तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। चलिए, और अब एक चीज़ और निकल कर के सामने आई। सरपंच संघ राजस्थान के बैनर तले सरपंच फिर आंदोलन कर सकते हैं, आंख दिखाने को तैयार है सरपंच संघ। और लंबे समय से सरपंचों की ये मांग चली आ रही है। आपको याद होगा अच्छी तरीके से, सरपंच जब आंदोलन करने वाले थे तो सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए उनके साथ में समझौता किया और उस समय सरपंचों ने अपनी जो हड़ताल थी, अपना जो आंदोलन था वो स्थगित कर दिया। लेकिन उस समझौते की जो मांगें थी वो अभी तक नहीं मानी गई है, ये कहना है सरपंच संघ का। सरपंचों ने अब इसको लेकर के लामबंद होना शुरू कर दिया है और सरपंचों का ये कहना है कि समझौते की जो मांगें हैं वो अभी तक पूरी नहीं की गई है। सत्र 2020-21 और 21-22 की जो पहली किस्त के रूप में हमको पैसा मिलना चाहिए था 3000 करोड़ रुपए, वो अभी तक सरकार ने हमको नहीं दिया है। इससे ग्रामीण क्षेत्र का जो विकास काम है वो रुका हुआ पड़ा है, किसी प्रकार का काम ग्राम पंचायतों में नहीं हो पा रहा है, ये कहना है सरपंचों का। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, हैंडपंप, बोरिंग, पानी की टंकी, पाइपलाइन
आदि के जो काम हैं, ग्राम पंचायतों में जो होने वाले काम हैं, इनको पहले की तरह ही 100 रुपये के स्टाम्प पर सहमति से शुरू किया जा सके, कोई रुकावट ना हो, इसकी भी मांग सरपंचों ने की है। कि इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। पेयजल की किल्लत कई ग्राम पंचायतों में बनी हुई है, कई गांवों में बनी हुई है, लेकिन सरपंचों के हाथ इतने बांध दिए सरकार ने कि सरपंच कुछ कर नहीं पा रहे। और ये तो सही बात है। बहुत सारे सरपंच जो है ना, वो ऑफ कैमरा ये बोलते हैं कि साहब पहले बहुत कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब सिर्फ नाम मात्र के सरपंच रह गए। यानी कुल मिलाकर के ये है कि सरपंचों के पास में ताला लगा करके और चाबी दरिया में फेंक दी। सरपंचों के जो अधिकार हैं उनको छीनने का काम मौजूदा सरकार ने किया है, ये कहना है सरपंच संघ का। इसके अलावा सरकार समय समय पर सबके वेतन भत्ते बढ़ाती है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों, चाहे जनप्रतिनिधि हों, लेकिन सरपंचों को वर्षों से 4,000 रुपये महीने का जो मिलता आ रहा है मानदेय, अब उसमें भी बढ़ोतरी की जाए। महंगाई के इस दौर में 4,000 रुपये कोई मायने नहीं रखते, तो सरपंचों का मानदेय भी बढ़ाया जाना चाहिए, ये कहना है सरपंच संघ का, और ये मांग है उनकी सरकार से। इसके अलावा सरपंचों की एक और प्रमुख मांग है कि जो ई पंचायत वाला फार्मूला आपने लगा रखा है ना, हर काम ई मित्र के ज़रिए होना है, या अटल सेवा केंद्र पर या राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर जो कंप्यूटर के माध्यम से होता है, उस काम को बंद किया जाना चाहिए। और ये अगर प्रैक्टिकली इस मामले को देखा जाए ना, तो ये सच भी है। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की कोई व्यवस्था ज़्यादा नहीं है अच्छी, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बढ़िया नहीं है, नेट की सुविधा नहीं है। जब आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं है, तो आप ई पंचायत की कल्पना कैसे कर सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान भाई हैं या जो लोग रहते हैं, उनका काम ई मित्र के माध्यम से हो जाएगा। सरपंचों का ये कहना है कि साहब ई सरपंच या ई पंचायत वाला जो मेथड है ना, इसको बंद किया जाए, ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन काम पर ही ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाए, फोकस किया जाए, ताकि लोगों के काम समय रहते हो सके। ना तो आप नेट की सुविधा दे पा रहे हैं, ना कोई अन्य सुविधाएं हैं, इसलिए ऑनलाइन काम की बजाय ऑफलाइन काम पर फोकस ज़्यादा किया जाए। यानी सरपंचों का अपना दर्द है, और उनका दर्द अपनी जगह वाजिब भी है। लोगों ने वोट देकर के जिस सरपंच को चुना है, आज वो सरपंच अपने आप को हताश महसूस करता है, वो अपनी ग्राम पंचायतों में काम नहीं करवा पा रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़े वजूहात ये हैं, सबसे बड़े कारण ये हैं कि सरपंच करें तो करें क्या, ना तो उनको समय पर बजट मिल पा रहा, ना उनको इतने अधिकार मिल पा रहे। 1.5-2 साल का जो समय है वो कोरोना निकल गया। कई ग्रामीण क्षेत्रों से हमारे पास में, कई गांवों से हमारे पास में शिकायतें आती हैं, समस्याएं आती हैं कि साहब पेयजल की समस्या है, सड़कों की समस्या है, जल भराव की समस्या है। सरपंच जो है सुन करके भी अनसुना कर देता है। सरपंच की मजबूरी ये है कि उसके पर उतर दिए, उसके पास उतने अधिकार ही नहीं है, वो करे तो करे क्या। तो इन चीज़ों को लेकर के सरपंच संघ जो है वो फिर से लामबंद होने वाला है, और कहीं ना कहीं अब सरकार से वो सीधा टकराने के मूड में है। सरकार से वार्ता करके, और जो पिछला समझौता आपने किया था, उन मांगों को पूरा करने की मांग भी वो सरकार से करने के मूड में है। और कहते हैं, सुना भी है, और गांधी जी खुद कहा करते थे कि यदि किसी देश का विकास करना है तो संसद की सबसे छोटी इकाई जो है, लोकतंत्र की जो सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत, उसका विकास करना ज़रूरी है। हिंदुस्तान की आत्मा गांवों में रहती है, अगर गांवों का विकास समय पर नहीं होगा तो फिर काम कैसे चलेगा। तो ये थी सरपंचों की अपनी बातें, अपने हुकूक की बातें, अपने अधिकारों की बातें। और आज देवसैनी एकादशी है, जो मैंने आपको बताया, आज से देव सो जाएंगे। धार्मिक कार्यक्रम जितने भी हैं वो सब अब बंद हो जाएंगे। ज्योतिषियों के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार ये बताया गया है कि अब 4 माह के लिए सारे जितने भी धार्मिक कार्यक्रम हैं, पवित्र काम हैं, वो बंद रहेंगे। और अब भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे। भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालन करता है, पूरी दुनिया को चलाते हैं, पूरी कायनात को चलाते हैं, वो अब 4 महीने करेंगे रेस्ट। तो उनकी जगह अब उनका पदभार संभालेंगे भगवान शिव। यानी अब 4 महीने तक जिम्मेदारी रहेगी भगवान शिव के कंधों पर। वो इस सृष्टि को, इस कायनात को, इस जगत को चलाएंगे, और भगवान विष्णु जो है वो शयन निद्रा में चले जाएंगे, योग निद्रा में चले जाएंगे। ज्योतिषियों के अनुसार इस बार 14 नवंबर तक
भगवान 117 दिन ही सोएंगे। तिथियों के घटने और बढ़ने के क्रम की वजह से 3 दिन कम सोएंगे। ये ज्योतिषियों का कहना है कि इस बार जो भगवान विष्णु है, या ये कह रहे हैं कि जो ये योग निद्रा है, ये जो 120 दिन होने वाली थी 4 महीनों के हिसाब से, वो सिर्फ 117 दिन रहेगी तिथियों के घटने और बढ़ने के क्रम के आधार पर। यानी 117 दिन ही योग निद्रा में रहेंगे भगवान विष्णु, और उसके बाद में 14 नवंबर से फिर सारे जितने भी काम हैं धार्मिक वो शुरू हो जाएंगे। और आप सबको भी मेरी ओर से और जी न्यूज़ पोर्टल की टीम की ओर से देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और खबर, और इस खबर के बारे में कहूँ तो क्या कहूँ, क्योंकि मैं बड़ा विचलित हुआ था इस खबर को पढ़ने के बाद में। सरकार ने आज एक आदेश निकाले हैं और कल से शराब की जो दुकानें हैं उनके खुलने का टाइम पहले की तरह ही रहेगा, यानी सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक। जबकि अब तक ये दुकानें सुबह 6 बजे से और शाम को 8 बजे तक खुलने का टाइम था। अब इस खबर ने मुझे इसलिए चौंकाया कि साहब गंगापुर सिटी में या सवाईमाधोपुर ज़िले में आबकारी विभाग अस्तित्व में है या नहीं है, इस पर मुझे शक हो रहा है, और आज से नहीं बहुत लंबे टाइम से। गंगापुर सिटी में खुलेआम शराब की दुकानें रात 9 बजे तक, चाहे वो किसी भी चौराहे पर हो, आराम से खुली रहती है। 9 बजे तक, 10 बजे तक कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। आज तक आबकारी विभाग के द्वारा मैंने कोई कार्रवाई होती नहीं देखी है। सुबह 6 बजे से दुकानें खुलती हैं और रात को 9 बजे तक, 10 बजे तक ये दुकानें खुलेआम खुली रहती हैं, बिल्कुल प्रमुख चौराहों पर। आपने कल से नियम बना दिया, जो टी रविकांत हैं इसके पूरे प्रभारी प्रदेश के, उन्होंने आदेश जारी कर दिया कि अब शराब की दुकानें पहले की तरह खुलेंगी। मॉनिटरिंग कौन करेगा? सुबह 10 बजे तक 10 बजे से लेकर के 8 बजे तक शराब की दुकानों को खुलने का टाइम कल से हो जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन गंगापुर सिटी में तो ये दुकानें आपको 24 आवर्स खुली हुई मिलेंगी, और सवाई माधोपुर ज़िले का आबकारी विभाग अस्तित्व में है या नहीं है, ये मुझे नहीं लगता कि वो अस्तित्व में है या नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं होती सर, सारे नियम और कानून ताक पर रख रखे हैं। क्या टाइमिंग रहेगी? क्या दुकानों के बाहर रेट लिस्ट लगी हुई है? नहीं लगी अभी तक। क्या एमआरपी से ज़्यादा रेट में ये नहीं बेच रहे? बेच रहे हैं, लगातार शिकायतें आ रही हैं। इनकी मनमानी को रोकना पड़ेगा आबकारी विभाग को, जिसको सरकार मोटी मोटी तनख्वाह दे रही है। और ये जो है ना आबकारी विभाग, ये तो राजस्थान सरकार के लिए कामधेनु बना हुआ है। इसी से तो जम करके पैसा और राजस्व अर्जित करती है राजस्थान सरकार। लेकिन इसकी मॉनिटरिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन कल से शराब की दुकानों के लिए ये नियम जारी कर दिया गया है, इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। एक और खबर, 9 महीने पहले बूकना पुजारी हत्याकांड याद होगा आपको अच्छी तरीके से बहुत चर्चित रहा था सर। दुनिया भर का मीडिया वहाँ मौजूद था, हम भी मौजूद थे, हमने भी वहाँ से लाइव चलाया था कई बार। और बूकना में पुजारी बाबूलाल को पेट्रोल डाल करके जला करके मार दिया गया था। तगड़ी सियासत उस पर हुई, और उसका जो मुख्य आरोपी था कैलाश, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। आज उसकी जमानत याचिका को लेकर के हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और उसे जमानत मिल गई है। यानी लगभग 9 महीने बाद बूकना में पुजारी बाबूलाल वैष्णव की हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी था कैलाश, उसको आज जमानत मिल गई है। तो ये प्रदेश स्तर की बड़ी खबरें थी, प्रदेश स्तर की वो खबरें जो सीधी आपसे ताल्लुकात रखती हैं, आपसे जुड़ी हुई हैं। उम्मीद करता हूँ आपके कहीं ना कहीं काम की ये सवाब तमाम खबरें हैं वो रही होंगी। अब बात करते हैं भरतपुर ज़िले की। भरतपुर ज़िले से क्या कुछ बड़ी खबरें हैं। कामा के जड़खोर धाम में पहाड़ की तलहटी में एक युवक का शव मिला। दरअसल 2 युवक जो है पहाड़ की तलहटी में घायल अवस्था में मिले थे, जिनमें से एक की मौत हो चुकी थी और दूसरा गंभीर रूप से घायल था। एम्बुलेंस पहुंची और दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, कामा अस्पताल में। और
दोनों जड़खोर धाम हनुमान जी के दर्शन करने गए थे, जहां कृष्णा नामक युवक की मौत हो गई और अस्पताल में उसको मृत घोषित कर दिया गया। बैर के जगजीवनपुरा मोड़ पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की एक एक करके मौत हो गई। दरअसल गाड़ी अनियंत्रित होकर के एक पेड़ से जाकर के टकराई और कार में सवार एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। कार जब पेड़ से टकराई तो उस कार में सवार दादी और पोती की मौत तो घटनास्थल पर ही हो गई। उसके बाद में उस कार को चला रहे रूपचंद और उनकी जो पत्नी है उनको जयपुर ले जाया गया। पूनम को SMS अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान उन दोनों की भी मौत हो गई। और आज फिर एक और युवती किशोरी 17 वर्षीय प्रीति ने भी उनका भी निधन हो गया, उन्होंने भी दम तोड़ दिया। यानी एक ही परिवार के 5 लोगों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। डीग से खबर आई है, गोवर्धन पुलिस ने गुरु पूर्णिमा को और भीड़ को देखते हुए जगह जगह नाके लगा दिए हैं तथा लोगों से अपील की है कि लोग 20 तारीख से यानी आज से लेकर के और 24 जुलाई तक परिक्रमा में ना आएँ। गोवर्धन की जो परिक्रमा हम करते हैं उसमें ना आएँ। और मूडिया मेला निरस्त कर दिया गया है। राजस्थान की सीमा में भी 3 जगह नाके लगाए गए हैं और 21 सुरक्षाकर्मी जो है इसमें लगाए गए हैं, क्योंकि सरकार ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है कि भीड़ ना बढ़े और तीसरी लहर को रोका जा सके। इसको लेकर के ये कदम उठाया गया है यूपी पुलिस के द्वारा भी और राजस्थान पुलिस के द्वारा भी। धौलपुर की खबरों की तरफ अब चलते हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप शेयर कर रहे होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है सर, हकीकत में हवा बिल्कुल बंद है। आज तो दिन भर बारिश हुई ही नहीं है और बारिश हुई कहाँ है। 2 दिन से अगर गंगापुर सिटी की बात की जाए, हल्की बूंदाबांदी हुई है सर। जो जम के बारिश होनी चाहिए थी ना, वो तो अभी भी नहीं हुई और लोगों को उसका इंतज़ार ज़रूर है। चलिए धौलपुर की खबरों का रुख करते हैं अब। धौलपुर की सदर थाना पुलिस ने 8 जुलाई को हुई लूट का एक पर्दाफाश किया है। दरअसल एक व्यापारी के साथ में ये लूट हुई थी और बसेड़ी रोड पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। सरमुथरा रोड पर सुनीपुर के पास में एक व्यापारी जब लौट रहा था तो इस घटना को अंजाम दिया गया। SP केसर सिंह शेखावत के निर्देशन पर टीम बना करके और इनकी तफ्तीश की गई और इस मामले में 3 मुख्य आरोपियों को आज गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। आरोपियों से लूट के रुपए और सामान भी जब्त कर लिया गया है। आरोपी सुरेश मीणा, रामदास और रामू गुजर को बाड़ी पुलिस ने उपयोग में ली गई बाइक और अवैध कट्टे सहित गिरफ्तार कर लिया है। 8 जुलाई को सरमथुरा रोड पर सुनीपुर के पास एक व्यापारी से इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। अगली खबर NH11B पर आज कार व बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार युवक की मौत हो गई और धौलपुर से बसेड़ी जाते समय खानपुर के पास ये घटना घटित हुई है। SP केसर सिंह शेखावत ने पुलिस बेड़े में किया है बड़ा फेरबदल। जिला पुलिस अधीक्षक हैं केसर सिंह जी और आज उन्होंने पुलिस का जो जिले का जो पुलिस बेड़ा है उसमें तब्दीली की है, परिवर्तन किया है, बदलाव किया है और 1 SI, 5 ASI और 12 हेड कांस्टेबल सहित 35 कांस्टेबलों के तबादले किए हैं, यानी फेरबदल किया है। ये धौलपुर से खबरें थी। अब चलते हैं करौली की तरफ। करौली से क्या कुछ बड़ी खबरें हैं। तो सबसे पहले तो नमन करने का मन कर रहा है और श्रद्धांजलि देने का मन कर रहा है। करौली ज़िले के एक सपूत ने आज अपनी शहादत दी है, एक जवान ने आज अपनी शहादत दी है जो फौज में था, सैनिक के रूप में उन्होंने अपनी इस शहादत को अंजाम दिया। ज़िले के एक जवान ने आज छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले में शहादत दी। जवान शिव नारायण मीणा श्री महावीर जी थाने के गांव ओडिया का रहने वाला था और ITBP 45 बटालियन में ये तैनात था। आज सुबह छत्तीसगढ़ में नारायणपुर अम घाटी में हुआ नक्सली हमला, जिसकी जद में ये आए और इनकी मौत हो गई और इन्होंने शहादत हासिल की। शहीद की पार्थिव देह कल पैतृक गांव पहुंचेगी, जहां राजकीय सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और गांव में इस समय रुदन और शोक का माहौल व्याप्त है। हम भी शहीद शिवनारायण मीणा को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ये कहेंगे कि जब तक आप जैसे रणवाकुरे हैं तब तक भारत माँ सुरक्षित है और हम लोग भी सुरक्षित हैं और चैन की नींद सो सकते हैं।
सपोट्रा के चौड़ा गांव में करंट लगने से एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल ट्रांसफार्मर से निकल रहे तार के छूने से मृतक महेश गुजर करंट की चपेट में आ गया और परिजन आनन फानन में अचेत अवस्था में उसको लेकर के जब अस्पताल जा रहे थे तो रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। यानी करंट की चपेट में आने से चौड़ा गांव के एक युवक की मौत हो गई। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। हमारे ज़िले से क्या कुछ खबरें हैं। तो जिला मुख्यालय और उसके आसपास कल सोमवार को हुई ज़बरदस्त बारिश। गंगापुर सिटी में नहीं हुई। गंगापुर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ज़्यादा ढंग की बारिश नहीं हुई है, लेकिन सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र के आसपास के जितने भी इलाके हैं उनमें कल जमकर के अच्छी बारिश हुई है। बहुत सारे बांध थे जिनमें पानी की आवक अच्छी हुई है और वो बांध लबालब भर गए। पांचोलांस बांध की कंडीशन तो ये थी कि पानी की ज़बरदस्त आवक होने के चलते दीवारों में दरार आ गई, जिसकी सूचना सिंचाई विभाग को दी गई और सिंचाई विभाग ने पहुंच करके उन दरारों की मरम्मत भी कर दी। यानी अच्छी खासी बरसात हुई है सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में। गंगापुर विधानसभा क्षेत्र में अभी अच्छी बरसात नहीं हुई है, लोगों को उसका इंतज़ार ज़रूर है। दूसरी खबर, मोरेल नदी पर नीमौद से सांचौली के बीच में विधायक दानिश अबरार और इंदिरा मीणा के प्रयास रंग लाए हैं और 16.26 करोड़ की लागत से एनीकट का निर्माण अब होगा। इसकी स्वीकृति सीएम गहलोत ने जारी कर दी है और अच्छी बात है। अगर एनीकट बन जाएगा तो पानी रुकेगा और आसपास के जो क्षेत्र हैं उनका भूमि का जो जल स्तर है उसमें बढ़ोतरी ज़रूर होगी। जल संचयन का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि भूमिगत जल जो है उसमें बढ़ोतरी होती है। इससे नीमौद, करेल, मलारना और बहतेड़ के जो गांव हैं इनका जो भूमि का जल स्तर है उसमें बढ़ोतरी डेफिनेटली होगी। तो दोनों विधायकों के प्रयास से ये एक अच्छा काम हुआ है। विधायक दानिश अबरार ने आज मलारना डूंगर क्षेत्र का दौरा किया और बजट की में जो सौगातें मुख्यमंत्री ने दी थी उनका उद्घाटन भी किया। मलारना से सांकड़ा तक 12 करोड़ की लागत से जो सड़क का निर्माण किया जा रहा है, आज उसका उद्घाटन भी विधायक दानिश अबरार ने किया। सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी में 22 तारीख को नहीं चलेंगी निजी बसें। मैं आपको पहले ये खबर दे रहा हूँ। दरअसल प्राइवेट बस ऑफ यूनियन जो है उसने इसका ऐलान कर दिया है। पिंक सिटी प्रेस क्लब में इनकी बैठक हुई और उसके बाद में ये निर्णय लिया गया कि 22 तारीख को सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी में जो निजी बसें हैं वो सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगी। बस ऑपरेटर वजूहत क्या है? वजूहत वही है, पहले भी हमने आपको ये खबर दिखाई थी। यहाँ जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं दीपक नरूका, उन्होंने बताया था कि एक तो लॉकडाउन के दौरान का जो टैक्स है वो माफ़ किया जाए, बीमा की जो अवधि है वो बढ़ाई जाए, फिटनेस है या अन्य जो कागज़ हैं जिनको पूरा करना पड़ता है उनमें भी राहत दी जानी चाहिए। इसके अलावा बढ़ती हुई डीजल की कीमतों को लेकर के, किराया वृद्धि को लेकर के भी उनकी मांग है। तो इन चीज़ों को लेकर के और उन्होंने कहा है अगर सरकार इन मांगों पर गौर नहीं करती है तो आने वाले दिनों में इस आंदोलन को तेज़ किया जाएगा। बौली में 3 दिन से अच्छी बारिश हुई है। बौली क्षेत्र में शानदार बारिश रही है। अब तक की अगर बात करूं तो 298 mm बारिश बौली क्षेत्र में हो चुकी है। पिछले 3 दिन की अगर बात करूं तो 111 mm बारिश बौली क्षेत्र में हुई है। वहाँ के जितने भी नदी, तालाब और बांध हैं उनमें पानी की अच्छी आवक हुई है। खरीला और नागोलाब जो बांध हैं उनमें पानी की अच्छी आवक हुई है बौली क्षेत्र में। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की, यानी हमारे क्षेत्र की। शहर में कल कोरोना गाइडलाइन के तहत ही मनाया जाएगा ईद उल जुहा का त्यौहार और घरों में रहकर के नमाज अदा करने की प्रशासन ने पहले ही मीटिंग ले ली थी धर्मगुरुओं की और उनको समझा दिया था मस्जिद में नमाज अदायगी नहीं होगी, भीड़ ना लगाएं और बकरों की जो ख़रीद फ़रोख्त है वो भी चलेगी। हालांकि पहले की बजाय अब कम लोग रुचि दिखा रहे हैं ख़रीद फ़रोख्त के मामले में। प्रदेश भर की अगर बात की जाए तो कल के बारे में और बकरों की ख़रीद फ़रोख्त के बारे में अगर मैं बताऊं तो प्रदेश स्तर से बड़ी खबर ये आई है कि साहब बाहुबली और सुल्तान नाम के जो बकरे हैं वो मार्केट में आए हुए हैं। वज़न की अगर बात की जाए, बकरों के वज़न की बात की जाए तो किसी का वज़न 120 किलो है, किसी का वज़न 180 किलो है। कीमत की अगर बात की जाए तो सबसे महंगे बकरों के रूप में इनकी कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए तक रही है। लेकिन समस्या वही है कि लोगों की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है,
तो इसका कोरोना का जो सीधा सीधा असर है वो कल इस त्यौहार पर भी देखने को मिलेगा। लालपुर उमरी ग्राम पंचायत, सरपंच हैं महेश जी। आज एक सरकारी अध्यापक ने मुझे कॉल किया था और उसने कहा था, क्योंकि ये मुद्दा हमने पहले भी उठाया था कि साहब मुख्य रास्ता जो है उसमें पूरे में पानी भरा हुआ है और अब लोगों को आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और काफ़ी टाइम से ये पानी भरा हुआ है। आपको अच्छी तरीके से याद होगा, हमारे पत्रकार राजेंद्र जी ने भी जाकर के उस स्थिति को देखा, वहाँ से लाइव भी चलाया था और गांव वालों की समझाइश करके जैसे तैसे करके उस समय तो हमने इस पानी की जो भरने की समस्या थी ना, इसको ख़त्म करवा दिया और रास्ता सुगम हो गया। आज फिर वही कंडीशन हो गई। जो सरकारी अध्यापक या कर्मचारी वहाँ ड्यूटी करने जाते हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब अब हमारे आने जाने के लिए रास्ता ही नहीं रहा, स्कूलों में पहुँचें तो कैसे पहुँचें, घूम करके जाना पड़ता है। पुलिया है उसमें भी पानी ज़बरदस्त भरा हुआ है। वहाँ के जो सरपंच हैं उनसे मैंने बात की थी तो उन्होंने ये कहा कि साहब ये सार्वजनिक निर्माण विभाग जो है PWD उसके अंडर में आती है, मैंने प्रस्ताव बना करके दे भी दिया, एक्सीएन से मुलाकात भी कर ली, वो कह रहे हैं जल्द से जल्द टेंडर कर देंगे और इस रास्ते को चालू करवा देंगे। मगर एक बात मैं कहना चाहूँगा, इस रास्ते पर जो पानी आ रहा है, जबकि एक बात और बता दूँ, सड़क के दोनों किनारों पर नाले बने हुए हैं, मगर कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों की हठधर्मिता की वजह से जो सड़क का पानी है वो उन नालों में नहीं जा रहा है। ये खुद सरपंच ने भी कहा है कि साहब मैं तो प्रयास कर रहा हूं मगर लोग मेरा सहयोग नहीं कर रहे हैं। और ये एक गांव की समस्या नहीं है सर, कई ग्राम पंचायतों में ऐसी समस्या है कि सरपंच बन तो गए मगर सरपंच क्या करें, सरपंच बिल्कुल दबे कुचले और अपने आप को हीन महसूस कर रहे हैं क्योंकि कुछ दबंगों के चलते, मनमर्जी के चलते सरपंच अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। लोग जो हैं वो सीधा उठा करके या तो मीडिया को फ़ोन करते हैं, साहब ये रास्ते बंद हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती है कहते हुए? आपने हमसे तो कह दिया कि साहब रास्ते बंद हैं, आपने ये नहीं सोचा जब आप उस गांव के रहने वाले हैं कि रास्ते किन लोगों की वजह से बंद हैं, किन लोगों की वजह से उस रास्ते में पानी भर रहा है। सरपंचों के पास तो सीधा सा एक ही कहना है कि साहब हमारे पास बजट नहीं है, इसको कैसे बनवाएं। अगर सड़क PWD के अंडर में आ रही है तो सरपंच कैसे बनवाएंगे? क्या आप 2, 5, 10 लोगों ने मिल करके कभी SDM को ज्ञापन सौंपा? क्या आप लोगों ने कभी प्रशासन के उच्च अधिकारियों से मुलाकात की? क्या आप लोगों ने मिल करके कभी उन लोगों से बात की जिन्होंने उस रास्ते को बंद कर रखा है, जिन लोगों ने उस पानी को रोक रखा है? नहीं की। आप सब तो डरते हैं, आप सब तो सामने आना नहीं चाहते, फिर काम कैसे होगा? ऐसे काम नहीं चलने वाला है। और जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं जिनमें समस्याएं आ रही हैं, आपको पता है जब कोरोना काल चल रहा था, पीलोदा में, खंडीप में, भामाशाहों ने आगे बढ़ करके अपने अपने हिस्से से पैसा दिया, अंशदान किया और उन हॉस्पिटल्स की सूरत बदल करके रख दी। आप लोग मिलकर के भी तो ये काम कर सकते हैं कि साहब वहाँ मोरम डलवानी है या भूडा डलवाना है या उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन करना है, तो आप लोग भी तो मिलकर के कर सकते हैं। क्या गांव के जो लोग हैं वो सिर्फ प्रशासन की राह देखते रहेंगे? आप लोगों का कोई फर्ज नहीं बनता, हर काम प्रशासन करेगा, हर काम सरकार करेगी। और फिर उठा करके फ़ोन आप मीडिया को कर देते हैं, अरे साहब वो हमारा रास्ता बंद है, तो हम क्या करें? उस रास्ते को हम खुलवाएं? हमने तो खुलवाया था, हमारा रिपोर्टर वहाँ पहुँचा था, आप लोगों से बात की थी। मगर गाँवों में इन दबंगों की वजह से और कुछ चंद ऐसे लोग हैं ना जो असामाजिक तत्व हैं, उनकी वजह से विकास कार्यों में हमेशा अवरोध पैदा होता है। मिलें सरपंच से, बात करें कि भाई साहब आपके सामने समस्या क्या आ रही है, हमें बताओ ना आप, हम बात करेंगे उन लोगों से, क्या हो सकता है इस रास्ते के लिए बेहतर, वो करने का प्रयास करेंगे। आप खुद कुछ नहीं करना चाहते, सारा काम प्रशासन पर और सरपंच के माथे ठोक देते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। क्लियर कह रहा हूं मैं आपको, अगर आप जागरूक नहीं है ना तो मीडिया भी आपका साथ नहीं देगा। क्यों देंगे हम आपका साथ? हमारा काम सिर्फ इतना है, आपने खबर भेज दी, हमने चला दी, दैट्स ऑल। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकलना चाहिए, समस्याओं का समाधान होना चाहिए, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। फुलवाड़ा पेपट में सरपंच के खिलाफ भ्रष्टाचार के ऐसे ऐसे मामले आ रहे हैं कि अब ACB की जांच होने वाली है। वहाँ अपनी मनमानी करके वहाँ पर जो जांच की है ना ACB ने, सर मस्टॉल सिर्फ कागज़ों में चल रही है, नरेगा का काम कागज़ों में चल रहा है, काम हुआ ही नहीं है।
वहाँ के युवाओं ने मिलकर के आरटीआई लगाई और आरटीआई लगा करके पूरी न्यूज़ निकाली, पूरी खबर निकाली, पूरी सूचना निकाली, कितना काम हुआ है, कितने काम का झूठा बजट उठाया गया है, पैसा उठाया गया है। आज वो सारे काले कारनामे हैं ना, वो सामने आ गए। तो ये तो करना पड़ेगा आपको। अगर सूरत बदलनी है तो अपनी सीरत भी बदलनी पड़ेगी। मेडी से भी हमारे सामने एक मामला आया है, वहाँ भी लगातार सरपंच अपनी मनमानी कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे और लगातार भ्रष्टाचार हो रहा नरेगा के कामों में और अन्य कामों में। उन्होंने भी आरटीआई लगाई है और आरटीआई के तहत पूरे सबूत जो हैं वो निकाले हैं उन्होंने। और ग्राम पंचायतों के जितने सरपंच हैं ना, मेरा भी उनसे कहना है, दबने की ज़रूरत नहीं है सर, बिल्कुल मत दबिए। प्रशासन आपके साथ है। लोग अगर आपके साथ नहीं है तो प्रशासन आपके साथ है। कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती अतिक्रमण करता है, किसी व्यक्ति की वजह से या किसी परिवार की वजह से पूरी ग्राम पंचायत को मुश्किल हो रही है, समस्या आ रही है, तो आप आकर के एडीएम साहब से, एसडीएम साहब से, एएसपी साहब से, डिप्टी साहब से मुलाकात करिए। अगर आपको पुलिस फोर्स चाहिए, बिल्कुल उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रशासन आपका पूरा सहयोग करेगा, लेकिन पहल आपको करनी पड़ेगी। आप बुरा तो बनना नहीं चाहते, बढ़िया है, मैं तो जीत गया, 5 साल के लिए तो मैं सरपंच रहूँगा, भाड़ में जाओ, जनता मेरे को क्या लेना देना है। अगर यही सोच है तो जितने लोग सुन रहे हैं उनसे भी मेरा कहना है, फिर आपको कहने का भी कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जिसको चुना है उसको भी आप ही ने चुना है। वो चाहे जातिवाद के नाम पे जीता हो, चाहे किसी और लोभ लालच से आपने उसको वोट दिया हो, लेकिन जो जीत आ रही है, ग्रामीण जनता से मेरा ये निवेदन है, सर आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, आप लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा, आप लोगों को उच्च अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी और अपने हक के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। निवेदन है ये मेरा आपसे। हालांकि मैं खुद कल ज़रूर बात करूँगा महेश जी से कि सर कोई भी कुछ भी अगर इसका अल्टरनेटर निकलता है, कोई विकल्प निकलता है तो प्लीज़ निकालिए आप और इस रास्ते को ठीक करवाइए। सैकड़ों लोग वहाँ से दिन भर में गुजरते हैं और मुख्य रास्ता है वो, और वही बंद पड़ा है। तो ये एक मामला वहाँ से आया था। ग्राम पंचायत खूंटला के गांव सहजपुरा के एक बालिका ने किया है ग्राम पंचायत का नाम रोशन। मनीषा गुजर, सहजपुरा के एक किसान परिवार की बेटी, जो खूंटला में सीनियर स्कूल में टीचर भी है। RAS में उसका हुआ है चयन, सिलेक्शन। आज सरपंच कंचन मीना, उनके पति नैमी मीना और वार्ड पार्षदों के द्वारा उनका भव्य स्वागत विद्यालय में किया गया। मनीषा गुजर को मेरी ओर से और जी न्यूज़ पोर्टल की ओर से भी मैं बहुत बधाई देता हूं कि आपने हमारी ग्राम पंचायत का नाम रोशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। वजीरपुर उपखंड के गांव फुलवाड़ा, इसका मैटर मैंने आपको बता ही दिया कि वहां से लगातार सरपंच के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थी। कुछ युवाओं ने मिल करके और RTI लगाई और उसका फिर काला कारनामा सामने आया। वजीरपुर में ही आज सरपंच मुकेश बैरवा के नेतृत्व में मीटिंग की गई। कोरम में बहुत कम लोग पहुंचे सर, बहुत कम वार्ड मेंबर पहुंचे। अपने इंटरव्यू में मुकेश बैरवा ने कहा कि हाँ, बहुत सारी समस्याएं हैं, नालियों की सफाई है, सड़कों का है, गंदगी का मामला है, इनको जल्द से जल्द ठीक करवाया जाएगा। ये प्रस्ताव अब लिए गए हैं। उम्मीद करते हैं मुकेश सर, मैंने भी एक मुद्दा उठाया था मोक्ष धाम को लेकर के, आप इसका निस्तारण भी जल्द से जल्द करेंगे। वजीरपुर ग्राम पंचायत से हमारे पास बहुत शिकायतें आती हैं सर, रास्ते खराब पड़े हैं, सड़कों पर कीचड़ फैला हुआ है। इन सब चीज़ों के बड़ी ग्राम पंचायत है आपकी, आपको काम शिद्दत के साथ करना पड़ेगा। तीसरा कार्यकाल है आपका, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो यह है, उदय मोड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ASP हिमांशु जी, डिप्टी कालूराम जी लगातार अंदर ही अंदर अपने जो सोर्सेज हैं उनके हिसाब से अपराध के खिलाफ कार्रवाइयों को अंजाम भी दे रहे हैं। और उनकी जो टीम है ना सर, वो भी सॉलिड काम कर रही है। सदर थाना हो, उदय मोड़ थाना हो, गंभीर जी हैं, राजकुमार सर हैं, उनकी टीम है, लगातार अच्छी कार्रवाइयाँ कर रही हैं। अवैध हथियारों के साथ में आज एक युवक को गिरफ्तार किया गया। जो युवक है वो रामगढ़ मुराड़ा का रहने वाला है। उसके पास से एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। जयपुर रोड से अभिषेक उर्फ दिलखुश मीणा निवासी रामगढ़ मुराड़ा, थाना सदर गंगापुर सिटी को गिरफ्तार किया गया है और आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज करके और अब इसकी जांच की जा रही। ABVP के कार्यकर्ता सीताराम गुर्जर लगातार सक्रिय रहते हैं, जनता की समस्याओं को, मुद्दों को वो लगातार उठाते रहते हैं।
आपको याद होगा जिस दिन सांसद जौनपुरिया जी आए थे उस दिन सांसद महोदय जो है वो तो पंचायत समिति सभागार में सुनवाई कर रहे थे, जन समस्याएं सुन रहे थे, पार्षदों की बैठक ले रहे थे, अधिकारियों से बात कर रहे थे। और पंचायत समिति के बाहर जो परिसर है उसमें सीताराम जी के नेतृत्व में वार्ड नंबर 6, 7, 8 मिर्ज़ापुर के रहने वाले जो लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे पानी की समस्या को लेकर के। बाद में उनको अंदर बुलाया गया, वो भी हमने आपको लाइव दिखाया था, और उन्होंने कहा कि साहब ना तो कोई टैंकर आता, टैंकरों को लेकर के भी भ्रष्टाचार चल रहा है, घोटाला चल रहा है नगर परिषद गंगापुर सिटी में। और जब ये खबर चली, इसको लाइव दिखाया, सांसद से शिकायत की गई, तो जो ठेकेदार है, जो पानी के ठेकेदार हैं, उन्होंने बातचीत की सीताराम से फ़ोन पर, गिरिराज प्रसाद सैनी उनका नाम है, और जान से मारने की धमकी दी गई। वो ऑडियो सीताराम जी ने हमारे पास भेजा है, उसको हम वायरल ज़रूर करेंगे। एक तो वो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहा, ऊपर से दादागिरी करके ये और कह रहा है कि तुम्हें जो करना है कर लो, जहां शिकायत करनी है कर लो, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कंडीशन है ठेकेदारों की, जबकि जनता पानी के लिए प्यास से त्राही त्राही कर रही है और ठेकेदार जी अपनी जो रोटी है ना उसको सेकने में लगे हुए हैं। फर्जी बिल पेश होते हैं, फर्जी दस्तखत हो जाते हैं और बिल उठा लिया जाता है, और यही आजकल देखने को मिल रहा है गंगापुर सिटी में। तो ये एक मामला ज़रूर सामने आया है। इसके अलावा मैं बात करूं तो कल कुछ लाइव मैंने आपको दिखाए थे। एक तो जहां हम अब खड़े हैं नेहरू गार्डन, वहां से मैंने लाइव दिखाया था कि जल भराव की जो समस्या है उसका सामना करना पड़ रहा है लोगों को। खबर का असर भी हुआ और आज नालों की सफाई भी की गई, लेकिन अब करें क्या, नालों की सफाई इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि जेसीबी के अलावा और कोई तरीका नहीं है। हाथों से अगर आप सफाई कर रहे हैं तो आज दिन भर वो 2-3-4 घंटे बेचारे लगे रहे, लेकिन वो सफाई नहीं हो पाई। तो नगर परिषद के सभापति जो हैं शिवरतन जी, उनसे हमारा निवेदन है कि एक तो मेन हॉल और खुले हुए जालों के बारे में मैंने आपको खबर दिखाई थी सर, इनका निस्तारण आप करें। लोग चोटग्रस्त हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। नेहरू गार्डन के सामने जो दोनों जाल उखड़े पड़े हैं, जब पानी लेवल पे आ जाता है ना तो ये दिखते और नहीं है, सीधा पैर जाता है लोगों का इसमें। तो इस पर गौर किया जाए सर, ये मेरा निवेदन है। और इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। उम्मीद ये करते हैं कि आपको जी न्यूज़ पोर्टल की हर खबर अच्छी लगती होगी, उनको शेयर भी करते होंगे। हर मुद्दा हम उठाते भी हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो चाहे शहरी क्षेत्र का हो। और बावनवास विधायक इंदिरा मीणा जो हैं आज गुजर बड़ौदा में गई, वहाँ उन्होंने रमसा के तहत जो विद्यालय भवन बना था उसका उद्घाटन किया। इसके अलावा स्कूटी वितरण कार्यक्रम है उसमें भी भाग लिया। गुजर बड़ौदा के जो ग्रामीण हैं उनका भी मेरे पास में फ़ोन आया कि सर हमारे यहाँ रास्तों की विकट समस्या है, दरअसल हम 2 विधानसभाओं के बीच में फंसे हुए हैं और हमारा रास्ता बन नहीं पा रहा है। ये कंडीशन है। और ऐसे एक गांव नहीं है, न जाने कितने गांव हैं सर जहां विकास पहुंच ही नहीं पाया, विकास नाम की चिड़िया पहुंची नहीं है। ये कंडीशन है। तो उन्होंने आज अपना दर्द बताया गुजर बड़ौदा के लोगों ने कि साहब रास्तों की इतनी विकट समस्या है कि करें तो करें क्या और कहें तो किससे कहें। 2 विधानसभाओं के बीच में फंसे पड़े हम तो। वो कहता है उसकी जिम्मेदारी है, वो कह रहा है उसकी जिम्मेदारी है, और बरसों से यही सिलसिला चलता आ रहा है। तो मैंने उनसे कहा है कि बिल्कुल आप विधायक इंदिरा मीणा जी को ज्ञापन भी दीजिए, प्रशासन को भी ज्ञापन दीजिए, अपनी समस्या से अवगत करवाइए। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द आपकी समस्या का भी समाधान होगा। हम भी बात करेंगे विधायक महोदय से। तो कई जगह से ऐसे मामले आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कमी है तो सिर्फ आप लोगों की है, कमी है तो जनता की है। लोग फ़ोन उठा करके तुरंत कह देते हैं भाई साहब ये समस्याएं आप लाइव दिखा सकते हो क्या। हमारी लाइव से मतलब नहीं है सर, आप लोग क्या कर रहे हैं वो भी तो इम्पोर्टेंट है। मैं तो लाइव दिखा दूंगा, हमारा तो काम है, मीडिया है हम तो, हमारा तो काम है जनता की समस्याओं को दिखाना। काम तो प्रशासन को करना है ना। जब हम लाइव दिखा देते हैं तो कई बार उच्च अधिकारी हमसे कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था, आज तक हमसे तो किसी ने ये कंप्लेंट की ही नहीं। तो कुल मिलाकर के ये है सर, अपनी आवाज़ उठाने का एक तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, आपको प्रशासन तक पहुंचना पड़ेगा, अधिकारियों तक पहुंचना पड़ेगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा।
अगर आप नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं हम भी परेशान होकर के फिर आपकी बातों को अनसुना करना शुरू कर देंगे कि क्या करें। बहुत सारे दर्शक है जो कहते हैं नहीं साहब मैं कैमरे के सामने तो नहीं बोलूँगा। तलावड़ा का आप मैटर देख लीजिए, वार्ड नंबर 7 का सार्वजनिक हैंडपंप है, दबंगों ने कब्जा कर रखा है। कई जगह हमारे साथ ऐसा होता है, एक पक्ष कह देता है अरे साहब ये मनमानी हो रही है, ये वो है। जब मालूम करते हैं तो पता चलता है कि वो खबर ही झूठी है। आपसी टसल की वजह से उसने वो खबर हमारे पास भेज दी। इन्हीं चीज़ों की वजह से और इन्हीं बातों की वजह से है ना, हम विकास से बहुत पीछे हैं सर। और प्रशासनिक अधिकारी जो है ना वो इसीलिए हमारी बात नहीं सुनते। तो इन चीज़ों में आप लोगों को सक्रिय होना पड़ेगा, आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, अपने मुद्दों को पुरजोर तरीके से आपको उठाना पड़ेगा। अधिकारी भी सुनते हैं, प्रशासन भी सुनता है। बस आप में एकजुटता होनी चाहिए, आप में तरीका होना चाहिए और आपका जो तरीका है वो लीगल होना चाहिए। एक बार नहीं सुनेंगे, 2 बार नहीं सुनेंगे, 5 बार नहीं सुनेंगे, कब तक नहीं सुनेंगे? कभी तो सुनना पड़ेगा, कभी तो समस्या का हल होगा। लेकिन आज मीडिया से कह दिया, अब हम आराम से सोएंगे, हमें क्या लेना देना। 10-5 दिन बाद में, महीने भर बाद में फिर एक फ़ोन कर देंगे हम मीडिया को, भाई साहब वो हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। ये कंडीशन है। तो अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी आपको, आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। कुल मिलाकर के ये है, गर्मी बेनतहा पड़ रही है सर, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, एक तिनका भी। हवा बिल्कुल बंद है। उम्मीद ये करते हैं कि देर रात तक शायद अच्छी खासी बारिश शहर में हो जाए तो लोगों को शायद गर्मी से राहत मिले। ठीक है। और SBI बैंक से भी, बैंक का एक मामला मैंने भी कल नोट किया था। ज़्यादातर ATM टेम्परेली आउट ऑफ सर्विस बताते हैं। बताओ आप, ये कंडीशन है। ATM कोई भरोसा नहीं आपको, किस ATM पर पैसा मिलेगा, किस पर नहीं मिलेगा। ज़्यादातर लोग भटकते रहते हैं। बैंक के अंदर की अगर बात की जाए तो कर्मचारी, बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं सर, मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन हकीकत बात यह है उनको काम की नॉलेज नहीं है और छोटे छोटे काम के लिए लोगों को 1-1 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। कंप्यूटर चलाना नहीं आता सर, कीबोर्ड चलाना नहीं आता। हकीकत है, मैं देखता हूँ रात दिन, कंप्यूटर चलाना नहीं आता। ये सरकारी बैंकों की हालत है। तो इन पर भी कहीं ना कहीं सरकार को गौर करना चाहिए। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी में हमने प्रवेश तो कर लिया, मगर क्या उसके लिए हमारे पास में पर्याप्त आदमी और संसाधन हैं? मैंने कल बताया ना आपको कि मैं तहसील में गया और तहसील में एक महिला कर्मचारी हैं जो कीबोर्ड पर अगर एक छोटा सा नाम भी लिखना है ना तो बगल में एक कीबोर्ड लगा हुआ है जिस पर हिंदी और इंग्लिश के अक्षर चिपके हुए हैं ऊपर, उसमें से देख देख करके वो एक एक चीज़ को टाइप कर रही थी और फिर भी काम नहीं हुआ। ये कंडीशन है सर। किस आधार पर नियुक्तियां होती हैं, किस आधार पर नौकरियां लग रही हैं, कैसे लोगों को भर्ती किया जा रहा है, कैसे लोग अपना काम कर रहे हैं, हम बहुत पीछे चले जाएंगे इन चीज़ों में, बहुत पीछे चले जाएंगे। ज़माना जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, हमको कहीं ना कहीं अपनी जो लेबर फोर्सेज है उसको भी अत्याधुनिक बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको याद है मैंने एक बार उदाहरण दिया था आपको कि एक व्यक्ति के साथ में एक्सीडेंट की वारदात हुई और बाहर का व्यक्ति था, वो दिल्ली का। उसने फ़ोन किया किसको? भरतपुर पुलिस का कंट्रोल जो रूम होता है वहाँ पे फ़ोन किया। वहाँ से फिर उनसे पूछा गया कौन सा थाना है, क्या है, फिर वहाँ से माधोपुर किया गया। यानी उस पूरी प्रक्रिया में 2 से 3 घंटे लग गए। तब तक तो अपराधी अपराध करके निकल जाता है सर। अब बहुत कुछ चला भी रहे हैं, बहुत कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं उनको इनफील्ड एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, बट व्हाट इज़ आउटपुट? नथिंग। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना सर, इनमें बदलाव करने की आवश्यकता है। लोग बड़े बदलाव को तो बाद में देख लेंगे, चाहते भी नहीं हैं। छोटे छोटे बदलाव लोग ज़रूर चाहते हैं। मुझे राहत मिले, कोई मेरी सुने, मेरे काम समय पर पूरे हो जाएं। 7-7, 8-8, 10-10 दिन हो जाते हैं छोटे छोटे कामों के लिए ऑफिसों में चक्कर लगाते लगाते लोगों को, कोई सुनवाई नहीं होती। हर विभाग की यही हालत रहती है। सरकारी स्कूलों में इन दिनों आपको बताऊं, जितने भी विद्यार्थी हैं उनको निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जा रहा है, मगर
पाठ्य पुस्तकें कंप्लीट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में छप करके नहीं आई हैं। ये कंडीशन चल रही है। 10th और 12th का कोर्स बदल गया, अब उस हिसाब से किताबें छप करके आएंगी। पाठ्य पुस्तक मंडल ने पिछली साल किताबें छापी, लेकिन हुआ क्या, मुश्किल से 30 दिन 28 दिन के स्कूल चले, अब वो किताबें हो गई गड़बड़। कई चीज़ें ऐसी हैं सर जिन पर अगर आप गौर करोगे ना तो इससे जनता क्षुब्ध रहती है, दुखी रहती है, और जनता तो वैसे ही फ्रस्ट्रेट है सर, गुस्से में है, फिर इससे अपराध को जन्म होता है। तो ये बात है, और उम्मीद करता हूँ आज का अनछुए पहलू आपको पसंद आया होगा, और कहीं ना कहीं मेरी बातें जो है ना सर वो प्रशासन तक पहुँचेगी, प्रशासन गौर करेगा इन चीज़ों पर। और सबसे बड़ी अपील मेरी उनसे है जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं कि सर समय समय पर विभागों की मॉनिटरिंग करते रहें, क्या काम चल रहा है, कैसे काम चल रहा है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, कितनी लेबर फोर्सेज की आवश्यकता है। इन चीज़ों पर अगर आप गौर करते रहेंगे तो जनता के काम समय पर होते रहेंगे और जनता को राहत मिलती रहेगी। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ आज का अनछुए पहलू आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद और जय भारत।